नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सर्विस रूल के 20 MCQs। राजस्थान सर्विस रूल के 20 MCQs। तो राजस्थान सर्विस रूल का जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं लेसन नंबर 2 के अंदर आपके जो कोर्स के अंदर है वो है चैप्टर 3 जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मतलब कि जो लेसन 1 था हमारा, जो लेसन 1 था वो था डेफिनेशन, और यह डेफिनेशन का जो चैप्टर था राजस्थान सर्विस रूल में वो था चैप्टर नंबर 2। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन नंबर 2 जिसका नाम है जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस, और यह राजस्थान सर्विस रूल का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान सर्विस रूल, वो आपके टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट के कोर्स के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 डेफिनेशन, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से एग्जाम के अंदर 2 से 3 MCQ पूछे जाते हैं। चैप्टर 3 जो होता है वो स्टार्ट होता है आपके रूल 8 से, और यह जाता है रूल 23A तक। और यहां पर रूल 8 से लेकर रूल 23A तक के अंदर भी रूल 8 और रूल 8A और रूल 8A ही 25 to 30% क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। और अभी तक टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट के जो पेपर हुए हैं, अगर हम बात करते हैं 2011 का जो पेपर हुआ था, 2015 का पेपर हुआ था और 2016 का पेपर हुआ था, यहां से तीनों ही पेपर के अंदर रूल 8 और रूल 8A से एक MCQ जरूर से पूछा गया है। तो यहां पर ये रूल 8 और रूल 8A क्या हो जाता है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों रूल्स को आपको भली भांति समझना है और इनके MCQ की जो प्रैक्टिस है वो आपको अच्छे से करनी है। इसके लिए जैसे हमने चैप्टर 1 को किया था, उसके अराउंड 100+ MCQs हमने प्रैक्टिस किए थे और साथ में पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को समझा था। उसी तरह से रूल 8 और रूल 8A कंसेप्चुअल क्लास ऐप के ऊपर अपलोड की जा चुकी है। इनका टेस्ट भी, ये 20 MCQ का टेस्ट भी ऐप के ऊपर अपलोड किया जा चुका है। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रूल 8 और रूल 8A से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। और मैं अगर कहूं तो यहां से एक MCQ, इन 20 MCQ में से एक MCQ आपके एग्जाम के अंदर जरूर से आने वाला है। तो अच्छे से इन MCQs को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना जी। पहला क्वेश्चन आता है, राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्या है। अब क्योंकि यह जनरल कंडीशन बताते हैं और जनरल रूल बताते हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई भी वैकेंसी होती है ना, अगर उसमें स्पष्टता कोई न्यूनतम और अधिकतम आयु नहीं दे रखी है ना, तो आप ये वाली मानना। लेकिन आपको पता है आजकल कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु ऑलरेडी उनकी गिवन होती है। लेकिन यहां पर आपको जनरल रूल पता होना चाहिए कि रूल्स के अंदर क्या कहा गया है कि अगर सपोज किसी भी वैकेंसी में न्यूनतम और अधिकतम आयु नहीं बताई गई है तो न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होगी। अब यहां पर जो कंफ्यूजन रहेगा ना सर जी, वो न्यूनतम आयु का बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि न्यूनतम आयु अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे, या तो 21 ईयर्स देंगे या फिर न्यूनतम आयु अधिकतम स्टूडेंट 18 ईयर्स आंसर देंगे, ठीक है ना। और दोनों ही कौन स्टूडेंट जो कि RSR को, सर्विस रूल को अच्छे से नहीं पढ़कर जाते है ना, या फिर वो उसको ज्यादा ही इजी लेकर चले जाते हैं, वहां पर यह जो सब्जेक्ट है स्कोर करने के बजाय उनके मार्क्स नेगेटिव के अंदर कर देगा। तो या तो 21 ईयर्स आंसर देंगे या फिर 18 ईयर्स देंगे। लेकिन नियमों में लिखा गया है कि यदि किसी भी वैकेंसी के अंदर न्यूनतम आयु नहीं बताई गई है तो वहां पर न्यूनतम आयु आप क्या करोगे, 16 ईयर्स को कंसिडर करोगे। तो यहां पर न्यूनतम आयु कितनी है, 16 साल, और अधिकतम आयु कितनी है, 35 ईयर्स है।
और यहाँ पर भी जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है उनको SC ST वगैरह वर्ग वालों को 5 साल की छूट मिल जाती है ना। कर्मचारी अपने नाम में परिवर्तन हेतु विज्ञापन राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु किस केंद्रीय मुद्रालय से संपर्क करेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, रूल 8A के तहत अगर कोई भी कर्मचारी अपना नाम चेंज करवाना चाहता है या फिर अपने नाम में परिवर्तन करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ता है, रूल 8 में लिखे गए प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है कि उसको सबसे पहले तो एक डीड बनानी होगी कि भाई मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूं, पहले मेरा नाम ये था, अब मेरा नाम यह है, अब मेरे को अपने इस नए नाम से जाना जाए। इस डीड के ऊपर 2 विटनेसेज के क्या कराने पड़ेंगे, साइन करवाने पड़ेंगे, जो कि उसके जो कार्यालयाध्यक्ष होंगे ना उनके नॉन में रहने चाहिए। फिर इस डीड को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 जगह के ऊपर क्या करना पड़ेगा, पब्लिकेशन कराना पड़ेगा। एक तो वहां के लोकल न्यूज़पेपर के अंदर और एक राजपत्र के अंदर। राजपत्र के अंदर पब्लिकेशन करवाने के लिए, राजपत्र में पब्लिकेशन करवाने के लिए उसको जाना पड़ेगा मुद्रालय के पास। और क्योंकि जब नाम के अंदर चेंज होता है ना, नाम के अंदर जब चेंज होता है तो वो कौन सा किस पब्लिकेशन के पास जाना पड़ेगा, यह जाना पड़ेगा जयपुर वाले मुद्रालय के पास, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर ये जो लोकल न्यूज़पेपर या राजपत्र के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा इसका खर्चा भी कौन वहन करेगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, इसका एक्सपेंसेज वहन करेगा। तो ये एम्प्लॉय एक्सपेंसेज पर जाएगा। तो ये जो डायग्राम बनाया है इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, जयपुर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु क्या होगी। नियमों में क्या लिखा गया है कि अगर कोई भी महिला कर्मचारी राजकीय सेवा में जाना चाहती है तो उसके लिए अधिकतम आयु क्या होगी, 42 ईयर्स होगी, जबकि सामान्यतः क्या है 35 वर्ष की अधिकतम आयु है। तो यहाँ पर आंसर क्या रह जाएगा आपके लिए, 42 ईयर्स विल बी द आंसर। अब ये जो 42 ईयर्स किया गया है, यानी कि जो नोटिफिकेशन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब नोटिफिकेशन इशू किया गया था कि महिलाओं की आयु राजकीय सेवा में प्रवेश करने के लिए 42 ईयर्स होगी। यह जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था वो किया गया था 24 मई 2004 को। तो 24 मई 2004 से अगर कोई भी महिला राजकीय सेवा में आना चाहती है तो उसकी अधिकतम आयु 42 ईयर्स रहेगी। परिवीक्षा प्रशिक्षण या फिर प्रोबेशनर ट्रेनिंग प्रोबेशनर ट्रेनिंग, यह है रूल 8। रूल 8 किसके बारे में बताता है, रूल 8 बताता है प्रोबेशनर ट्रेनिंग के बारे में। और रूल 8A बताता है प्रथम नियुक्ति के समय आयु के बारे में, एज एट ए फर्स्ट अपॉइंटमेंट। ठीक है जी। तो ये कहता है कि परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि को नहीं गिना जाएगा। आप जब भी जॉब में जाते हो तो आपको क्या होता है, आपका जो भी वेतनमान होता है उसमें हर साल क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। लेकिन जो प्रोबेशनल ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा उसको वार्षिक वेतन की वृद्धि हेतु काउंट नहीं किया जाता है। किसी चिकित्सा अधिकारी के मामले में देखिएगा, वैसे तो प्रोबेशनल ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। कितने साल का होता है सर जी, 2 साल का होता है। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करता हूं आपके मेडिकल ऑफिसर का, तो मेडिकल ऑफिसर के लिए यह जो प्रोबेशनल ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा, क्योंकि उन्होंने 1 साल की जो सेवा है, 1 साल की जो ट्रेनिंग है वो अपने इंटर्नशिप के दौरान कर ली होती है। इसलिए जो मेडिकल ऑफिसर होंगे उनके लिए प्रोबेशनल ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा वो 2 साल न होकर कितने साल होगा, 1 साल होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट हो सकता है कि इसका जो आंसर है वो 2 साल दे दे, लेकिन ध्यान रखना है आपको प्रोबेशनल ट्रेनिंग का पीरियड अगर एक जनरल एम्प्लॉय के लिए पूछता है तो 2 साल है, लेकिन अगर एक मेडिकल ऑफिसर के लिए पूछता है तो कितने साल हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। अब अगले लेवल का क्वेश्चन क्या आ जाता है, अगले लेवल का क्वेश्चन आ जाता है कि यह जो मेडिकल ऑफिसर के लिए प्रोबेशनल ट्रेनिंग का पीरियड 1 साल का होगा, यह कब से प्रभावी है, तो यह प्रभावी है 24 दिसंबर। वो था आपके लिए 24 मई और यह है आपके लिए 24 दिसंबर 2004
11 से 24 दिसंबर 2011 से ये चीज क्या है, लागू है। नेक्स्ट आता है अल्पवयस्क, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल है। यानी हमने कहा कि न्यूनतम आयु 16 साल वाले भी क्या कर सकते हैं, सरकारी सेवा में भी जा सकते हैं, 17 साल में भी सरकारी सेवा में जा सकते हैं, 18 साल वाले भी, 18 साल से कम वाले भी सरकारी सेवा में जा सकते हैं। लेकिन ये तीनों ही इस प्रकार की सरकारी सेवा में जा सकते हैं जहां पर किसी भी तरह की सिक्योरिटी या सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं भरवाया जाता है। जब आप एज ए कैशियर काम करते हो या फिर एज ए जूनियर अकाउंटेंट काम करते हो तो आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है कि अगर इन केस अगर आपकी निग्लिजेंसी से लॉस होता है तो आप उसकी भरपाई करोगे, या फिर छोड़कर जाओगे तो आप उसकी भरपाई करोगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो ये कहता है कि अल्पवयस्क या ऐसे व्यक्तियों को जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनको ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जहां पर सिक्योरिटी लेना आवश्यक हो। आई बात समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, थर्ड विल बी दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कि इस तारीख को जो कर्मचारी सेवा में थे उनकी सेवा पुस्तिका विवरणिका में अंकित जन्म दिनांक को ही सरकार द्वारा अंतिम मान लिया जाएगा, चाहे उसका आधार कुछ भी हो। यह जो नियम था कि आपकी जो एज होगी वो कौन सी मानी जाएगी, तो इस एज के दो है काल। एक काल आता है 1 जनवरी 1979 या फिर 1 जनवरी 1979 के बाद। ये कहता है कि 1 जनवरी 1979 को या उसके पहले जो भी एम्प्लॉय थे उनकी सेवा पुस्तिका में जो भी डेट लिखी गई थी, उनकी सेवा पुस्तिका में जो भी डेट लिखी गई थी उस डेट को ही हम क्या कर लेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर कर लेंगे, चाहे आधार कुछ भी हो। लेकिन उसके बाद में कहा गया कि नहीं सर जी, अगर 1 जनवरी 1970 के बाद में कहा गया कि अगर कोई भी एम्प्लॉय आएगा तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या गवर्नमेंट का, वो देखेंगे। गवर्नमेंट का नहीं है तो पंचायत समिति का देखेंगे। अगर पंचायत समिति का भी नहीं है तो जीएफआर का जो प्रोसीजर बताया गया है उस प्रोसीजर के ऊपर हम जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है, किस तारीख को जो जो कर्मचारी सेवा में हैं उनकी सेवा पुस्तिका विवरणिका में अंकित जन्म दिनांक को ही सरकार द्वारा अंतिम मान लिया जाता है। आंसर हो जाएगा आपके लिए 1 जनवरी 1979। नेक्स्ट आता है कार्मिक द्वारा अपने नाम या उपनाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। परिवर्तन करने की प्रक्रिया में ऊपर आपको समझा चुका हूं और इसका नियम कौन सा है, रूल 8A इसका नियम होगा। राज्य सेवा में प्रविष्ट हेतु न्यूनतम आयु, अगर आप पढ़कर नहीं जाओगे तो हो सकता है कि आप 18 वर्ष पे टिक करके आ जाओ या 21 वर्ष पे टिक करके आ जाओ, लेकिन न्यूनतम आयु कितनी है, 16 वर्ष है, जब तक कि कुछ भी और नहीं बताया गया हो। पिछड़े वर्ग की सभी सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट है। जो बैकवर्ड क्लास के जो पर्सन होते हैं उनको अधिकतम आयु जो भी निर्धारित होती है उसमें 5 वर्ष की क्या मिलती है, छूट मिलती है। विकलांग उम्मीदवारों के केस के अंदर राजकीय सेवा में एक विकलांग उम्मीदवार जो कि जनरल कैटेगरी का है, उनको एक विकलांग उम्मीदवार जो कि हैंडीकेप्ड कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी का है उनको 10 साल की छूट मिलती है। ओबीसी कैटेगरी का है तो उनको 3 साल और मतलब 13 साल की छूट मिलती है, और ST/SC है तो उनको 15 साल की छूट मिलती है। तो यहाँ पर जब कुछ भी नहीं कहा गया है तो जनरल के बारे में ही बताना है। तो यहाँ पर कितने सालों की छूट मिलती है, उनको 10 साल की छूट मिलती है। नेक्स्ट आता है राज्य कर्मचारी की जन्म तिथि में परिवर्तन। अगर राज्य कर्मचारी की जन्म तिथि में परिवर्तन करना है तो उसका केवल और केवल अधिकार किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है। किसी नियुक्ति संबंधित नियम में किसी सेवा पद विशेष पर नियुक्ति हेतु अन्य प्रावधान नहीं होने पर, देखो क्या कहा गया है कि अगर आपको महिलाओं की मैक्सिमम एज उस वैकेंसी में नहीं बताई गई है तो महिलाओं के लिए राज्य सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु एवं उसका प्रावधान निम्नानुसार है। अब देखो, अगर आपने पहले ही पढ़ लिया था कि महिलाओं को अगर राज्य सेवा में जाना है तो उनकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, उनकी अधिकतम आयु 42 ईयर्स होनी चाहिए। और ये जो बात है 42 ईयर्स वाली, ये कब से लागू की गई है, 24 मई 2004 से ये बात आपके लागू की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, थर्ड विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। 24 मई 2004 से लागू हो जाएगा, 42 ईयर्स इनकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए।
विच गवर्नमेंट सर्वेंट सेल नॉट अर्न एनी काइंड ऑफ लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशनल ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पर कौन सा कर्मचारी, कौन सा सरकारी कर्मचारी, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रोबेशनल ट्रेनिंग की अवधि में कोई भी प्रकार का अवकाश प्राप्त नहीं करता है, वो है आपके लिए प्रोबेशनल ट्रेनिंग। प्रोबेशनल ट्रेनिंग के लिए कहा गया है कि जो प्रोबेशनल ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होगा, अगर जनरल है तो 2 साल और अगर मेडिकल ऑफिसर है तो 1 साल, इनको इस टाइम पीरियड के अंदर जो प्रिविलेज्ड लीव मिलती है, हाफ पे लीव मिलती है, वो इनको नहीं मिलेगी। इनको केवल और केवल सीएल मिलेगी, वो भी साल की 12 मिलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है 1 महीने तक की, इससे ज़्यादा की नहीं मिलेगी, है ना। इसके अलावा क्या और कोई भी लीव मिलती है? हाँ सर जी, इनको अगर देखा जाए तो मेटर्निटी लीव भी मिलती है, पेटर्निटी लीव भी मिलती है और चाइल्ड एडॉप्शन लीव भी इनको मिलती है। लेकिन जो अर्नड लीव होती है, यानी कि प्रिविलेज्ड लीव होती है या फिर हाफ पे लीव होती है, वो इनको नहीं मिलती है। सेवा की सामान्य शर्तें, सेवा की सामान्य शर्तों का चैप्टर कौन सा है? यह चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। सेवा की सामान्य शर्तें कहां पर दी गई है? चैप्टर नंबर 3 के तहत दी गई है। परिवीक्षा प्रशिक्षण, जब भी आपका प्रोबेशनल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो प्रोबेशनल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में एक कर्मचारी को देय क्या होता है? उस कर्मचारी को उस पोस्ट का जो न्यूनतम वेतन होता है वो देय होता है और वहां से उसका क्या होता है? इंक्रीमेंट भी चालू हो जाता है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 में वर्णन है। नियम 8 किससे रिलेटेड है? प्रोबेशनल ट्रेनी से रिलेटेड होता है, जो कि बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्य सेवा में आता है तो वो 2 साल तक एज ए प्रोबेशनल ट्रेनी क्या होगा? काम करने वाला है। इट इज ऑर्डर दैट अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिजर्विस्ट फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्स, जो इंडियन आर्म्ड फोर्स के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए अगर किसी भी वैकेंसी में रिजर्व पोस्ट रखी गई है तो उन इंडियन आर्म्ड फोर्स के जो कर्मचारी होते हैं उनकी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? उनकी अधिकतम आयु हो सकती है 50 साल तक की। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन भी देखते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि जो रिजर्विस्ट है इंडियन आर्म फोर्स के, उनके लिए मैक्सिमम आयु कितनी है? 50 वर्ष की होगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को अपने प्रशिक्षण के दौरान निम्न में से कौन सा अवकाश प्राप्त नहीं होता है? मातृत्व भी होता है, पितृत्व भी होता है, आकस्मिक भी होता है। उपार्जित अवकाश उनको प्राप्त नहीं होता है उन पदों के लिए जहां पर प्रतिभूति या सिक्योरिटी लिया जाना आवश्यक हो। अगर प्रतिभूति या सिक्योरिटी लिया जाना आवश्यक है तो वहां पर 18 साल से कम वालों को तो नहीं रख सकते हो आप, लेकिन 18 साल या उससे ज़्यादा वालों को रख सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? 2 विल बी दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। मैं तो आपको यही कहता हूँ कि अगर आपको टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट के अंदर सिलेक्शन लेना है तो रूल्स को आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा अदर स्टूडेंट्स में और आपके अंदर। तो इसका टाइम से आप स्टडी स्टार्ट कर दीजिएगा। जितनी ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है उतनी ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ही देखिए, ये सिर्फ 2 रूल, क्योंकि मुझे लगता है कि इन रूल से एक क्वेश्चन कन्फर्म आने वाला है, तो इसके मेरे लिए 20 एमसीक्यू करवा लिए और इन 20 एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू डेफिनेटली एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो आप इनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिए और किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप उनको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लीजिए। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आपको अभी डेली क्यूजेस करवा रहे हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।